नेचर में कई तरह के जो है फोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। इस तरह के जो है और भी बहुत सारे फोर्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहे रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करते हैं, तो कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जो कि कभी अपोज करते हैं तो कभी सपोर्ट भी करते हैं। और इसी के जो है बेसिस पे जो है हमने फोर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसके द्वारा जो काम होता है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे जो है डिपेंड नहीं करता है। मान ले कि यहां पे एक पॉइंट ए है, सो मान ले कि ये पॉइंट ए है और यहां पे जो है एक पॉइंट ये है बी। अब अगर आप जो है यहां पे पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को जो है पॉइंट बी तक लाते हैं इस पाथ से, मान लो आपने जो है सीधा ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट को लाया, तो आप यहां पे कुछ काम करेंगे। मान लेते हैं कि जो आपने ए से बी तक लाने में इस पाथ से जो काम किया है यह है W1। अब अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को जो है सीधा ना ला करके कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ को फॉलो करते हैं, घुमा के लाते हैं, तो यहां भी आप कुछ काम करेंगे। मान लेते हैं कि यहां पे जो आपने काम किया है यह है W2, तो यहां पे ये जो W1 होगा ये बराबर होगा W2 के। यहां पे ये जो काम है और ये जो काम है ये बराबर होगा। यहां पे ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप पाथ जो है कुछ भी चूज करें, यहां पे कुछ इस तरह से घुमाते हुए लाएं तो भी जो काम होगा वो बराबर ही होगा। सो W2 जो है ये बराबर होगा, यहां पे ये बराबर होगा W1 के ही, क्योंकि ये जो वर्क होगा इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो काम होगा वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप किसी भी पाथ में ऑब्जेक्ट को लाते हैं। यहां पे ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान ले कि यहां पे ये एक पॉइंट है ए और यहां पे एक पॉइंट है ये बी। अब अगर आप जो है यहां से पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को जो है इस पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को जो है सीधा जो है अगर आप पॉइंट बी तक लाते हैं, तो आप यहां पे जो है ए से बी तक लाने में कुछ काम करेंगे। हमने ये मान लें कि आपने जो यहां पे काम किया है यह है W1। अब अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को जो है ए से बी तक लाते हैं लेकिन उसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, तो यहां भी जो है आप कुछ काम करेंगे। हमने ये मान लें कि आपने जो यहां पे काम किया है यह है W2, तो इस केस में ये जो W1 है ये W2 के बराबर नहीं होगा। देखिए पाथ अलग अलग हो गया है तो वर्क डन जो होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। तो W2 जो है ये बराबर नहीं होगा W1 के। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो काम होता है वो जो है पाथ पे डिपेंड करता है। और हम ये देखेंगे कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसके द्वारा जो काम होता है, या फिर कहें इसके अगेंस्ट जो हम काम करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता है। तो इसके लिए जो है मान लें कि यह है ग्राउंड, यह है ग्राउंड और इस ग्राउंड पर जो है यहां पे एक बॉल रखा हुआ है और यहां पे ये जो बॉल है हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है। यहां पे ये रखा हुआ है ये पॉइंट है ए, और हमें क्या करना है, हमें इसे ऊपर ले जाना है कुछ हाइट तक। हमें जो है यहां तक मान लेते हैं लाना है, पॉइंट बी तक इस बॉल को लाना है। यहां पे ये जो हाइट होगा ए से लेके बी के बीच का जो हाइट होगा ये हमने मान लिया कि ये हाइट है h। सो यहां पे ये जो हाइट होगा ये होगा h। हमें जो है h हाइट तक इस बॉल को ऊपर ले जाना है, तो हमें जो है यहां पे a से b तक लाने में जो है हमें कुछ यहां पे काम करना होगा। हम कितना काम करेंगे वही हमें पता करना है। तो हमने ये मान लिया कि इस बॉल का जो यहां पे मास है, इस बॉल का जो मास है ये है m, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर जो है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट करेगा। अब अगर हमें जो है इस बॉल को ऊपर ले जाना है और हम इसमें एक्सीलरेशन को 0 रखना चाहते हैं, हम इसे धीरे धीरे ले जाना चाहते हैं, तो हमें जो है ऊपर जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो mg ही अप्लाई करना होगा। तो अगर हम यहां पे ऊपर की तरफ जो है mg फोर्स अप्लाई करते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो h करते हैं, तो हमें जो काम करना होगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो हमें काम करना होगा वो होगा mg इंटू h। तो यहां पे जो वर्क होगा, यहां पे ये जो वर्क होगा W ये बराबर होगा
mgh। तो इतना हम जो है काम करेंगे। अब अगर हम इसी बॉल को कुछ दूसरे पाथ में ले जाते हैं तो क्या हमें अभी भी mgh ही काम करना होगा? चलिए देख लेते हैं। मान ले कि यहां पे जो है ये जो ग्राउंड है ये है ग्राउंड और ये है ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर जो है एक बॉल रखा हुआ है। सो मान ले कि यही बॉल जो है यहां पे रखा हुआ है, और ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर हमने ये मान ले कि ये है पॉइंट, यहां पे ये है सी जहां पे ये बॉल रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी बॉल को जो है पॉइंट सी से जो है पॉइंट बी तक लाना है। यहां पे हमने मान ले कि ये है पॉइंट बी, सो ये पॉइंट बी है, हमें सी से बी तक इस बॉल को लाना है और इस पाथ में लाना है। और हमें यह देखना है कि हमें काम कितना करना होगा सी से बी तक ले जाने में। और यहां पे ये जो पॉइंट बी आपको दिख रहा है, इसका जो ग्राउंड से हाइट होगा वो तो h ही होगा। यहां पे जो इसका हाइट होगा ये तो h ही होगा। यहां वाला जो हाइट है, इस केस में जो हाइट h है वही यहां पे भी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हाइट जो है वो h ही होगा। और हम ये मान लेते हैं कि यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये सी से लेकर के बी के बीच का ये जो पाथ है, ये मान लेते हैं कि ये एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है थीटा। तो इस बॉल का जो मास है वो तो है m, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो क्या हमें इस बॉल को सी से बी तक ले जाने में हमें mg ही फोर्स अप्लाई करना होगा? नहीं, यहां पे हमें mg फोर्स अप्लाई नहीं करना होगा। जैसे मान ले कि ये जो बॉल है ये अभी यहां पे है, तो इस बॉल पर जो है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, सो यहां पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg ये नीचे की तरफ काम करेगा। अब इस mg को जो है हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट तो यहां पे इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इस पर जो है ये परपेंडिकुलर होगा, और यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा। यहां पे ये जो होगा ये वाला कंपोनेंट ये होगा mg कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये जो सरफेस है इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन r अप्लाई करेगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, r इक्वल टू mg कोसाइन ऑफ थीटा, ये बराबर होगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पे कैंसिल कर देगा, तो इसलिए मैं यहां से इसे हटा देता हूं। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो यहां पे होगा mg साइन ऑफ थीटा। सो यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा mg साइन ऑफ थीटा। तो अब अगर हमें जो है इस बॉल को जो है, इस बॉल को यहां से जो है ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है, कहां तक ले जाना है, हमें इस बॉल को जो है पॉइंट बी तक लाना है, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक लाना है, तो हमें जो है इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। तो यहां पे ये जो फोर्स है ये हमने मान लिया कि ये है फोर्स F। तो ये फोर्स होगा किसके बराबर? देखिए, अगर हम इस बॉल को जो है धीरे धीरे ले जाना चाहते हैं, इसमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं डालना चाहते हैं, तो ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा mg साइन ऑफ थीटा के ही। हम इतना ही फोर्स mg साइन ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और इस बॉल को जो है धीरे धीरे लेके चले जाएंगे यहां तक, पॉइंट बी तक। तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना है सी से बी तक ले जाने में वो है mg साइन ऑफ थीटा। तो हमने यहां पे फोर्स को पता कर लिया है। तो अब हमें जो है यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है सी से लेकर के बी तक का, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे भी पता करना होगा, क्योंकि हम वर्क को पता कर रहे हैं तो हमें फोर्स तो पता है लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं पता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट को भी पता करना होगा। तो इसके लिए देखें तो यहां पे ये वाला जो एंगल है ये है थीटा, तो इसके सामने वाला ये जो आर्म होगा ये होगा इसका परपेंडिकुलर, और ये जो होगा ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे यहां से साइन ऑफ थीटा, सो साइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर जो कि है h डिवाइडेड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये है cb। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो cb होगा ये बराबर होगा यहां पे h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा के। तो यहां पे हमने जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट है c से लेकर के b तक इसे भी पता कर लिया है। तो अब हम यहां से वर्क को बड़े ही आसानी के साथ पता कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो वर्क होगा W ये बराबर होगा फोर्स जो कि है mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हम C से लेकर के B तक ले जाते समय इस बॉल को हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो होगा mg साइन ऑफ थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। सो यहां पे होगा h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। तो अब ध्यान से देखें,
तो यहां पे ये जो साइन ऑफ थीटा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये जो वर्क आएगा, यहां से ये जो W वर्क डन होगा ये बराबर होगा mgh के। तो यहां पे देखिए इस केस में जो वर्क डन हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो mgh है, और इस केस में भी देखें जो वर्क डन हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वह भी है mgh ही। तो दोनों केस में जो काम है वो समान हो रहा है, लेकिन दोनों केस में जो पाथ है वो अलग अलग है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसके द्वारा किया गया काम या फिर इसके अगेंस्ट किया गया काम वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो ये तो रहा ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होता है। यहां से एक और निष्कर्ष निकलता है कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी क्लोज्ड पाथ में किया गया टोटल वर्क डन 0 होता है। जैसे मान लें कि यह है धरती का सरफेस, और इस धरती के सरफेस पे जो है यहां पे एक बॉल रखा हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है A। सो A पर जो है ये बॉल रखा हुआ है। अब A से जो है मान लेते हैं कि B तक आप इस बॉल को लाते हैं, यहां तक जो है आप इस बॉल को लाते हैं। सो A से लेकर के B तक अगर आप इस बॉल को लाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना काम होगा। मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हाइट है ये हाइट है h, तो h हाइट तक ले जाने में इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा काम कितना होगा। तो यहां पे अगर इस बॉल का जो मास है, अगर इसका मास m है, तो जो mg होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब अगर आप इस बॉल को ऊपर ले जाते हैं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो काम होगा वो देखें वो कितना होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है h, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सो यहां पे जो वर्क डन होगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो होगा -mgh। तो मान लेते हैं कि यहां पे ये जो वर्क डन हुआ A से लेकर के B तक ले जाने में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ है ये है W1, ये बराबर होगा -mgh के। अब अगर आप इसी बॉल को जो है B से A तक वापस लाते हैं, सो यहां से यहां तक अगर आप वापस लाते हैं, B से A तक अगर आप इस बॉल को वापस लाते हैं, तो भी यहां पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कुछ काम करेगा। इस केस में काम कितना होगा, देखिए इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा काम होगा B से A तक लाने में जो काम होगा ये मान लेते हैं कि यह है W2, तो ये बराबर होगा mgh के। यहां पे प्लस साइन रहेगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि A से लेकर के B तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, और B से A तक वापस लाने में जो वर्क डन हुआ, तो जो टोटल वर्क डन होगा अगर आप उसे देखते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ये मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क डन है ये है W, तो ये बराबर होगा यहां पे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 0। सो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी क्लोज्ड पाथ में किया गया काम वो 0 होता है। अब यहां पे ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा काम होता है या फिर इसके अगेंस्ट जो काम होता है वो किसी क्लोज्ड पाथ में 0 नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसे समझने के लिए मान लें कि ये है एक मेज, और इस मेज के जो है ऊपर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो यहां पे जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये मान लेते हैं कि ये है पॉइंट A। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो है पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाते हैं, मान लेते हैं कि आप यहां से जो है यहां तक लाते हैं, ये जो पॉइंट होगा यहां पे ये है B, तो आप यहां पे जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो यहां से लेकर के पॉइंट A से लेकर के B तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है S। तो यहां पे इस डायरेक्शन में आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे और यहां पे S डिस्प्लेसमेंट करेंगे, दैट मीन A से B तक आप इस ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे। तो इस केस में आप कुछ काम करेंगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी तो कुछ काम करता है। यहां पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा। हमने मान लिया कि ये जो फ्रिक्शन है ये है F, फ्रिक्शनल फोर्स ये है F, तो ये भी तो काम करेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा काम कितना होगा,
ये जो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा काम होगा वो देखिए कितना होगा। देखिए फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सो यहां पे होगा नेगेटिव और यहां पे F इंटू एस, तो यहां पे ये होगा वर्क जब आप इस पाथ से ले जाएंगे सीधा सीधा। लेकिन वहीं पे अगर आप जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है सीधा ना ले जाकर के आप एक कोई दूसरा पाथ चूज करते हैं, मान लेते हैं कि आपने जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ को चूज कर लिया, कुछ ऐसे आप लाते हैं, यहां से कुछ ऐसा लाते हैं आप, तो क्या इस केस में भी जो वर्क होगा वो इसी के बराबर होगा, माइनस एफएस के ही बराबर होगा? नहीं, इस केस में यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक का ये जो डिस्टेंस है वो ये वाला जो पाथ हो रहा है ये वाला इसके डिस्टेंस से कम है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो ऑब्वियसली इस केस में मान लेते हैं कि ये जो है ये पाथ है 1 और ये वाला जो है पाथ है 2, तो पाथ 2 में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो ज्यादा होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम या फिर इसके अगेंस्ट किया गया काम पाथ पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो है पॉइंट ए से ऐसे ले जाते हैं पॉइंट बी तक और फिर इसे जो है घुमाते हुए कुछ ऐसा लाते हैं, तो यहां पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया काम, इस क्लोज्ड पाथ में फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया काम जीरो होगा? नहीं जीरो होगा, क्योंकि अगर आप देखें इसी एग्जांपल में अगर आप यहां से जो है ए से बी तक ऐसे ले जाते हैं तो आप फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा काम कितना पाएंगे, वो होगा माइनस एफ एस। और फिर अगर बी से ए तक वापस लाते हैं तो भी जो वर्क होगा इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वो होगा माइनस एफ एस। तो टोटल वर्क डन इस क्लोज्ड पाथ में ए से बी तक और फिर बी से ए तक लाने में, इस टोटल वर्क डन को आप पाएंगे इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वो होगा माइनस 2Fs। तो इस तरह से हम कहते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम वो पाथ पे जो है डिपेंड करता है और किसी क्लोज्ड पाथ में जो है किया गया टोटल वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो जीरो नहीं होता है।